हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, हम आज स्टडी करेंगे क्लास 11th की ऊष्मागतिकी। और ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं आज कारणों का आदर्श ऊष्मा इंजन। ठीक, एक साइंटिस्ट हुए थे सादी कार्नो, इन्होंने जो है एक इंजन जो है इमेजिन किया था, ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन क्या होता है? ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति होती है जिससे ऊष्मा को हम कार्य में चेंज करते हैं। तो इन्होंने एक ऐसे आदर्श इंजन की कल्पना की थी कि जो जितनी भी ऊष्मा हो उसको पूरा का पूरा कार्य में कन्वर्ट कर दे। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह के एक इंजन की कल्पना की थी। तो आज हम समझेंगे क्या था वो इंजन। ठीक, तो इसके लिए इन्होंने 3 चीजें ली थी। एक सोर्स लिया था, हॉट बॉडी जो है जिससे कोई जो है हीट को हम ले सकते हैं, और एक जो है सिंक, उन्होंने कहा था सिंक को लिया था, कोल्ड बॉडी जिसको हीट हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, ये मैं बनाती हूँ। इन्होंने जो इंजन में 4 चीजें इमेजिन की थी। देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक सोर्स लिया था, ठीक, स्रोत जो कोई हॉट बॉडी थी, गर्म थी, जिससे कि हम हीट को ले सकते हैं, है ना। ये सोर्स ले लिया, इसका टेम्परेचर लिया इन्होंने T1 टेम्परेचर है, इसका कोई हॉट बॉडी है। ठीक, एक इन्होंने लिया अचालक स्टैंड। अभी देखिए सोर्स जो है उसकी ये जो 3 दीवारें हैं वो ऊष्मा रोधी हैं। कैसी है? ऊष्मा रोधी, जिससे ऊष्मा ना तो अंदर से बाहर आ सकती है, ना ही बाहर से अंदर जा सकती है। ठीक, और इसकी जो ये ऊपर वाली दीवार है, ये ऊपर वाली, ये जो है ऐसी है जिससे ऊष्मा का पूर्णतः ट्रांसफर हो सकता है, चालक है। ये कैसा है? ऊपर का हिस्सा इसका चालक है, जिससे ऊष्मा जो है आराम से अंदर बाहर जा सकती है। और ये कैसी दीवारें हैं? ऊष्मा रोधी, अचालक। ठीक, ये इन्होंने तीनों दीवारें इसकी कैसे ली? ऊष्मा रोधी ली। ऐसे ही एक ये अचालक स्टैंड लिया हुआ है, इसमें भी जो है ऊष्मा का ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी पूर्णतः कैसा है? ऊष्मा रोधी है। एक सिंक लिया है, कोल्ड बॉडी। ठीक, कैसी? ठंडी वस्तु है, कोल्ड, जिसका टेम्परेचर कितना है? T2 है। तो T1 का मान जो है हमेशा T2 से काफी ज्यादा रहेगा। ठीक, तो एक सिंक लिया है। सिंक की भी तीनों दीवारें कैसी है? ऊष्मा रोधी है, जिससे कि ऊष्मा अंदर से बाहर ना आ सकती है, ना बाहर से अंदर जा सकती है। लेकिन जो ऊपर वाली इसकी भी जो ऊपर की जो परत है वो कैसी है? चालक है, जिससे ऊष्मा का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, तो 3 चीजें क्या कह ली इन्होंने? स्रोत लिया, अचालक स्टैंड लिया, सिंक लिया, और एक इन्होंने लिया सिलेंडर। ठीक, और सिलेंडर कैसा है? सिलेंडर की ये देखिए ये दोनों दीवारें जो है ये ऊष्मा रोधी है, जिससे ऊष्मा अंदर से बाहर नहीं आ सकती। इसमें एक ये लगा हुआ है पिस्टन, ये पिस्टन भी जो है आपका ऊष्मा रोधी है, इससे भी जो है ऊष्मा यहां से बाहर अंदर नहीं हो सकती। लेकिन इसकी भी जो नीचे वाली वॉल है ये चालक है, जिससे कि ऊष्मा का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, तो इन्होंने एक ऐसा कल्पना की थी ऐसे इंजन की, इस तरह की, कि इसमें जो चीजें जो उन्होंने ली थी, जैसे ये उन्होंने तीनों दीवारें पूर्णतः ऊष्मा रोधी ली थी, जिससे ऊष्मा का बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। लेकिन जो है ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ना ही पूर्णतः कोई अचालक स्टैंड मिलेगा, ना ही ये पूर्णतः दीवारें ऊष्मा रोधी होंगी, है ना। तो इस तरह का इन्होंने एक आदर्श इंजन इमेजिन किया था। अब ये वर्क कैसे करता है तो ये समझ में आया। इसमें इन्होंने क्या क्या लिया है? एक स्रोत लिया है, हॉट बॉडी, जिसका टेम्परेचर T1 है। एक अचालक स्टैंड लिया है जो पूर्णतः ऊष्मा रोधी है। एक सिंक लिया हुआ है जो कि कोल्ड बॉडी है, जिसका टेम्परेचर T2 है। एक सिलेंडर लिया हुआ है जिसमें कोई कार्यकारी पदार्थ भरा हुआ है, सपोज कोई गैस भरी हुई है। ठीक, और उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, और पिस्टन के ऊपर हम वेट जो है रख के जो है पिस्टन को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ठीक, अब ये किस तरह से इन्होंने कहा कार्य कैसे करता है ऊष्मा इंजन, तो इसके इन्होंने 4 चरण लिए थे। ठीक, पहला चरण क्या था इनका? देखिए कार्नोट साइकिल जो है 4 चरणों में एक साइकिल पूरा होता है। ठीक, पहला चरण या पहला प्रक्रम है, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ये देखिए ये है सिलेंडर, सिलेंडर को उठाकर हम रखते हैं सोर्स के ऊपर। इसको यहां से उठाकर कहाँ रख दिया?
सोर्स के ऊपर। अब देखिए सोर्स के ऊपर रखा तो ये वाली दीवार वॉल ये वाली कैसी है, चालक है, ठीक, और ये वाली वॉल ये भी चालक है। तो जब इसको हम उठाकर इस पे रखते हैं तो हीट जो है सोर्स से कहाँ जाने लगती है, सिलेंडर में जाने लगती है, ठीक, क्योंकि बीच में जो है पूर्णतः चालक है वॉल, ठीक। और इधर उधर की कैसी है, ऊष्मारोधी है, तो ऊष्मा कोई भी बाहर नहीं आती है, सोर्स से ऊष्मा कहाँ जाती है, कार्यकारी पदार्थ में जाती है। और इस पे जो वॉट रखे हुए हैं इनको हम धीरे धीरे करके हटाते जाते हैं, धीरे धीरे करके हटाते हैं। तो ये ऊष्मा जो है क्या करती है, इसको जो है पिस्टन को ऊपर की ओर धक्का देती है, ठीक। जब ये ऊष्मा यहां से इसमें गई तो वेट हमने धीरे धीरे हटाए तो ये क्या हुआ, पिस्टन ऊपर की ओर उठता है। पिस्टन ऊपर की ओर उठता है तो कार्य होता है। तो वो कार्य कौन कर रहा है, ऊष्मा। जो ऊष्मा है इससे इसमें जा रही है वो पिस्टन को ऊपर उठाने में कार्य कर रही है, ठीक। अब ये देखिए टेम्परेचर, ये प्रोसेस इतना धीमे रखते हैं कि जो ये सोर्स का टेम्परेचर T1 है वही टेम्परेचर जो है ये कार्यकारी पदार्थ यानी गैस का टेम्परेचर भी हो जाता है कितना, T1 ही, यानी टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। जो ऊष्मा है वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही, ताप को नहीं बढ़ा रही, वो क्या कर रही है, पिस्टन को ऊपर उठाने में, कार्य करने में खर्च हो रही है। तो ऊष्मा ने यहाँ क्या किया, पूर्णतः ऊष्मा काय में चेंज हुई, कार्य में चेंज हुई। टेम्परेचर जो है वो उतना का उतना ही T1 कांस्टेंट रहा। तो अगर हम इसको P और B ग्राफ पे उन्होंने इसको बनाया था तो किस तरह से इसको हम शो करेंगे, ये देखिए सपोज करिए कोई पॉइंट यहाँ A है जहां पर इस गैस का प्रेशर P1 है और इसका वॉल्यूम V1 है, ठीक। तो इसमें जो समतापी प्रसार हुआ वो इस तरह से हुआ और ये पॉइंट आ गया V पर जहां पर प्रेशर हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया V2। लेकिन पूरे प्रोसेस के दौरान ताप जो है वो कांस्टेंट रहा T1। इसको हम कहेंगे समतापी प्रसार। क्या कहेंगे, समतापी प्रसार। पिस्टन में प्रसार हुआ, ऊष्मा ने कार्य किया, पिस्टन को ऊपर की ओर धक्का दिया, तो पूरे टाइम जो है तापमान क्या रहा, सेम रहा T1। तो ये कैसा प्रसार कहलाएगा, समतापी प्रसार। इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं समतापी प्रोसेस क्या होता है, रुद्धोष्म प्रोसेस क्या होता है। समतापी में पूरे टाइम टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, और रुद्धोष्म में क्या रहता है, हीट जो है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक। तो यहाँ पर ये प्रसार कैसा हुआ, समतापी, और पूरे टाइम टेम्परेचर कितना बना रहा, T1, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, समतापी प्रसार। A से B तक जो है इस गैस में प्रसार हुआ और उसका टेम्परेचर T1 रहा। तो ये गैस का प्रसार ये क्या कहलाएगा, समतापी प्रसार, समतापी प्रसार, ठीक। अब फिर हमने क्या किया, इसको जो है सिलेंडर को सोर्स से हटाकर अचालक स्टैंड के ऊपर रख दिया, ठीक। क्या किया, सोर्स से हटाया और इसको अचालक स्टैंड पर रख दिया। और ये हटाने में हमने कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने ऐसा इंजन इमेजिन किया था कि हम सिलेंडर को चाहे सोर्स पे रखे, चाहे सिंक पे रखे, चाहे चालक स्टैंड पे रखे, हमें कोई कार्य ना करना हो, ठीक, जो कि वास्तव में पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने इस तरह की इंजन की कल्पना की थी, कार्नोट इंजन की, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, अब उठा के सिलेंडर को कहाँ रख दिया, अचालक स्टैंड पे रख दिया। अब अचालक स्टैंड पे रखने पे क्या हुआ, देखिए अब जब हमने इसको इसके ऊपर रख दिया, फिर हमने क्या किया, इसमें फिर से वेट जो है उनको कम किया। जब वेट कम किया तो पिस्टन फिर ऊपर आएगा, अब फिर कार्य होगा इसमें। लेकिन अभी ये कार्य कैसा होगा, ये देखिए ये पूर्णतः कैसा है, ऊष्मा रोधी है। अचालक स्टैंड कैसा है, ऊष्मा रोधी है, ठीक। और इसकी ये जो सारी वॉल्स है ये भी कैसी है, ऊष्मा रोधी है, यानी कि इसकी ऊष्मा जो है वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जो कार्य हो रहा है वो कार्य कहाँ से हो रहा है, इसकी कुछ आंतरिक ऊर्जा होगी, वो आंतरिक ऊर्जा पिस्टन को ऊपर उठाने में किए गए कार्य में खर्च हो जाएगी, जिससे कि इस गैस का ताप जो है वो गिर जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे जैसे वेट को हटाया, पिस्टन ऊपर गया और इस गैस ने कार्य किया। वो कार्य जो है इसकी आंतरिक ऊर्जा से इसे मिला और आंतरिक ऊर्जा इसकी घट गई। इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। अगर आंतरिक ऊर्जा कम होती है टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको हमने तब तक इसमें प्रसार किया जब तक कि इसका टेम्परेचर
T2 तक ना हो गया, है ना। घटाते घटाते कहाँ तक कर लिया उसका प्रसार हमने, T2 तक। तो ये प्रसार कैसा कहलाएगा, रुद्धोष्म प्रसार, क्योंकि इसमें ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ऊष्मा कैसी रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, टेम्परेचर जो है वो घट रहा है। ठीक, तो ये प्रसार आपका B से लेके ये आ गए पॉइंट हम C तक, इतना प्रसार हुआ ये। और इस प्रसार को हमने क्या कहा, क्या कहलाएगा, ये रुद्धोष्म प्रसार, क्योंकि पूरे टाइम जो है हीट कांस्टेंट रही, टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। अब C पॉइंट पे आके प्रेशर हो गया P3, वॉल्यूम हो गया V3 और टेम्परेचर हो गया कितना, T2, है ना। टेम्परेचर घट गया, T2 हो गया। ठीक, ये कहलाएगा आपका द्वितीय चरण। ठीक, प्रथम चरण में हमने स्टैंड को सोर्स पे रखा था, है ना, समतापी प्रसार हुआ था। द्वितीय चरण में हमने इसको अचालक स्टैंड पे रख दिया, रुद्धोष्म प्रसार हुआ, वेट कम किया, स्टैंड जो पिस्टन है स्टैंड उसका सिलेंडर का वो ऊपर की ओर गया, टेम्परेचर डाउन हुआ, T2 हो गया। अब तृतीय चरण में हम क्या करेंगे, इसको सिलेंडर को उठा के सिंक पे रखेंगे, तृतीय चरण। अब देखिए तृतीय चरण में क्या हुआ, तृतीय चरण में हमने इस सिलेंडर को उठा के रखा सिंक पे। ठीक, सिंक के ऊपर रख दिया, ये सारी ऊष्मारोधी वॉल्स हैं सब तरफ से, सिर्फ ये और ये वॉल्स कैसी हैं, चालक हैं। ठीक, अब इस पे हमने क्या किया, वेट को बढ़ाया, वेट बढ़ाने से क्या हुआ, पिस्टन नीचे आया, गैस में क्या हुआ, संपीड़न हुआ। लेकिन बहुत हल्के हल्के हम वेट बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को हम रख रहे हैं कांस्टेंट। ठीक, टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये जब ये नीचे संपीड़न हो रहा है तो इसमें से जो ऊष्मा रिलीज हो रही है वो कहाँ जा रही है, सिंक में चली जाएगी। ठीक, वो ऊष्मा कहाँ जाएगी, सिंक में चली जाएगी। अब देखिए इसका भी टेम्परेचर T2 था, सिंक का भी टेम्परेचर T2 था, टेम्परेचर हो गया यहाँ कांस्टेंट। तो किस तरह का ये हुआ, संपीड़न, समतापी संपीड़न हुआ है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है और इसमें गैस पर कार्य हो रहा है ना। पहले गैस द्वारा कार्य हो रहा था, अब गैस को प्रेशर पिस्टन से दबा रहे हैं तो गैस पर कार्य हो रहा है। तो ये कार्य जो है क्या कर रहा है, ये ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है और वो ऊष्मा कहाँ जा रही है, सिंक में चली जा रही है। ठीक, तो ये तृतीय चरण में क्या हो गया, अब ये संपीड़न हुआ और ये समतापी संपीड़न हुआ और ये जो है आपका आ गया यहाँ पर पॉइंट D पर आ गया। ठीक, जहां पर प्रेशर है आपका, जहां इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, समतापी संपीड़न, क्या कहलाएगा, समतापी संपीड़न। पूरे टाइम टेम्परेचर क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। कितना रहा है टेम्परेचर, T2 रहा है। ठीक, तो ये समतापी संपीड़न हुआ तृतीय चरण में हमारा। और यहाँ पर जो है प्रेशर मान लिया हमने P4 हो गया और वॉल्यूम हो गया V4। ठीक, अब फिर से हमने क्या किया, फिर से हमने इस सिलेंडर को उठाया और फिर से अचालक स्टैंड पे रखा, तो वो कहलाएगा कौन सा, चतुर्थ चरण, है ना। फिर चौथा चरण आ गया, चतुर्थ चरण या चतुर्थ प्रक्रम, कुछ भी कह सकते हैं। 4 प्रक्रम होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तो ये चतुर्थ प्रक्रम अब आया। ठीक, अब हमने जो है फिर से उठा के सिलेंडर को कहाँ रख दिया है, अचालक स्टैंड पे रख दिया है। अब इसमें संपीड़न कौन सा वाला हो रहा है, इसमें रुद्धोष्म संपीड़न हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये पूर्णतः अचालक है, ये सारी वॉल्स भी सारी कैसी है, अचालक है। इससे हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रही है ना, तो हीट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब चेंज किस में आ रहा है, टेम्परेचर में आ रहा है चेंज। ठीक है, ठीक, तो स्टैंड, अचालक स्टैंड पे जब हमने इसको फिर से रख दिया है और इस पे वेट को बढ़ाया है तो इसमें क्या हुआ है, रुद्धोष्म संपीड़न हुआ है। पूरे टाइम हीट कांस्टेंट रही लेकिन टेम्परेचर में चेंज होगा और वो टेम्परेचर जो है, ऊष्मा जो है वो क्या होगा, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो इस गैस की आंतरिक ऊर्जा को फिर से बढ़ा देगा। पहले आंतरिक ऊर्जा कम हुई थी, है ना, प्रसार जब हुआ था, अब संपीड़न हो रहा है तो आंतरिक ऊर्जा इसकी फिर से बढ़कर पुनः जितनी थी उतनी ही हो जाएगी। ठीक, तो ये D से लौट के कहाँ आ जाएगा, फिर से A पर, जहां पर जो है प्रेशर P1 हो जाएगा, वॉल्यूम V1 हो जाएगा। अब ये प्रसार कैसा है, रुद्धोष्म, ये संपीड़न कैसा है, रुद्धोष्म संपीड़न है।
इसमें जो है ऊष्मा स्थिर है, ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, और वो टेम्परेचर जो है इसकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा रही है। जो हम कार्य कर रहे हैं, इसको संपीड़न वेग बढ़ा रहे हैं, कार्य हो रहा, वो कार्य जो है इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। टेम्परेचर दैट मीन्स इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही, और जितनी ए पॉइंट पे थी उतनी ही वापस फिर से हो गई, है ना। तो इसमें जो है क्या हुआ, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ पूरी साइकिल के दौरान। ठीक, तो देखिए इसमें अगर इसने पहले Q1 ऊष्मा इससे ली थी, ठीक, और सिंक को Q2 ऊष्मा दी थी, तो कुल इसने ऊष्मा कितनी एब्जॉर्ब की, Q1 माइनस Q2। ठीक, अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, क्या कहता है, dQ बराबर क्या होता है, du प्लस dW। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किया गया कार्य, जो उसको ऊष्मा दे रहे ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है, वो कितना हो रहा है, जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है प्लस जो वर्क डन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम dQ की जगह क्या लिख देंगे, Q1 माइनस Q2 आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, du इंटरनल एनर्जी, जब जो है पुनः अपने उसी स्टेट में आ गया, यानी आंतरिक ऊर्जा में इस पूरे साइकिल में कोई चेंज नहीं आया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वर्क में चेंज कितना हो जाएगा, dW, या टोटल वर्क कितना हो जाएगा, W। पूरे साइकिल के दौरान कितना कार्य किया गया, जितनी ऊष्मा उसने ली, बाकी जो ऊष्मा सिंक को दे दी, उतना जो है Q1 माइनस Q2 जो उसके पास ऊष्मा रही, उसने उसको कार्य में चेंज कर दिया, कार्य में चेंज कर दिया। तो ये इनका जो है इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, है ना। ये एक आदर्श इंजन उन्होंने कल्पना की थी कि जितनी भी ऊष्मा इंजन ले रहा है उसको टोटल का टोटल वर्क में चेंज कर दे रहा है। ठीक, अब ये जो कार्य किया है, ये कितना इसने पूरे इंजन ने जो है पूरे साइकिल में कार्य किया है, वो ये यहां से हम निकाल लेंगे। देखिए पहले गैस द्वारा कार्य किया गया था, A से B तक आने में, फिर B से C तक आने में, है ना, गैस द्वारा कार्य किया गया था। वो कार्य कितना था, ये देखिए, ये पूरा इसके नीचे का जितना एरिया आ रहा है ये, ठीक, और फिर गैस पर कार्य किया गया था, वो कितना था, वो इसके नीचे का एरिया, है ना, ये वाला ये गैस पर था। तो शेष कार्य कितना किया इसने पूरे प्रोसेस के दौरान, टोटल कार्य कितना किया, जितना ये वाला सारा हम इरेज कर दें, है ना, ये जो क्रॉस वाला है उसको हम इरेज कर देंगे, तो कुल कितना कार्य जो है किया जाएगा गैस द्वारा पूरे साइकिल में, जो इस साइकिल का एरिया है ABCD का, ये जो वर्क है कितना होगा, एरिया ऑफ ABCD, है ना। जो ABCD का पूरा एरिया है, क्षेत्रफल है, वही जो है कार्य के बराबर होगा। ठीक, अगर हम इस इंजन की दक्षता निकालें, दक्षता इस इंजन की कितनी है ना, इफिशिएंसी कितनी है, उसको हम किससे लिखते हैं, ईटा से लिखते हैं। ईटा इज इक्वल टू आपका क्या होगा, W/Q1, जितना कार्य किया और जितनी उसने ऊष्मा ली, है ना। उसने पूरे साइकिल में W कार्य किया है, ऊष्मा कितनी ली थी उसने, Q1 ली थी, है। अब W कार्य किसके बराबर था, Q1 माइनस Q2 के बटे Q1, इसको अलग अलग कर दो, Q1/Q1 माइनस Q2/Q1, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 से Q1 कट जाएगा, यहाँ ये 1 रह जाएगा, है ना। तो कितनी इसकी इंजन की दक्षता हो गई, 1 माइनस Q2/Q1। ठीक, तो यह इंजन के कार्यकारी पदार्थ पे निर्भर नहीं करता है, तो इसकी एफिशिएंसी जो है पूरी 100% है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना एक्चुअल में। और ये जो है थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रूल वर्क रहा है कार्नोट इंजन का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्लास 11th का, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा।
अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स में। थैंक यू।